पुस्तक का नाम आत्मा ना नारी है ना नर। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। प्रत्येक प्राणी विशेषतया अपने आप में न केवल अन्य सभी दृष्टियों से वरन लिंग भेद की दृष्टि से भी पूर्ण है। आत्मा पूर्ण से पैदा होती है, इसीलिए पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते वाले श्रुति वचन में जिस तथ्य का प्रतिपादन किया गया है वह हर कसौटी पर खरा है। मनुष्य पूर्ण है, उसकी दोनों इकाइयां नर और नारी के रूप में भिन्नता युक्त तो है, एक दूसरे के लिए आवश्यक, उपयोगी एवं सहयोगी भी है, पर यह कहना उचित नहीं कि एक के बिना उसकी आत्मा या भौतिक प्रगति रुकी पड़ी रहेगी। आत्मा न स्त्री है न पुरुष। मनुष्य की मूल सत्ता न शरीर है और न उसकी इच्छाएं आकांक्षाएं, बल्कि आत्मा ही मनुष्य का मूल स्वरूप है। यह आत्मा न किसी प्राणी में कोई अतिरिक्त विशेषताएं लिए रहता है न कोई न्यूनताएं ही। आत्मा की सभी विशेषताएं समान रूप से सभी प्राणियों में विद्यमान रहती है और वह अपने मूल स्वरूप में रहता हुआ ही विभिन्न शरीर धारण करता है। विशेषता और अविशेषता की दृष्टि से आत्मा में इतना भी भेद नहीं है कि उसका लिंग की दृष्टि से कोई निर्धारण किया जा सके। संस्कृत में आत्मा शब्द नपुंसक लिंग है। इसका कारण यही है, आत्मा वस्तुतः लिंगातीत है, वह न स्त्री है न पुरुष। आत्म तत्व के इस स्वरूप का विश्लेषण करते हुए प्रायः प्रश्न उठता है कि आत्मा जब न स्त्री है और न पुरुष, तो फिर स्त्री या पुरुष के रूप में जन्म लेने का आधार क्या है? इस अंतर का आधार जीव से जुड़ी मान्यताएं ही हैं। जीव चेतना भीतर से जैसी इच्छा करती है वैसे संस्कार उसमें गहरे हो जाते हैं। अपने प्रति जो मान्यता दृढ़ हो जाती है वही व्यक्तित्व रूप में प्रतिपादित होती है। ये मान्यताएं स्थिर नहीं रहती, फिर भी सामान्यतः इनमें एक दिशा धारा का सातत्य रहता है। किसी विशेष अनुभव की प्रतिक्रिया से मान्यताओं में आकस्मिक परिवर्तन भी आ सकता है या फिर सामान्य क्रम में धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन भी होता रह सकता है। यह मान्यता अंतःकरण से संबंधित होती है। अंतःकरण के 4 अंग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार का अर्थ है वह अस्मिता भाव जिसके सहारे व्यक्ति सत्ता का समष्टि सत्ता से पार्थक्य टिका है। जब अहम भाव का संपूर्ण नाश हो जाता है तो समुद्र में बूंद की तरह व्यष्टि का समष्टि में लय हो जाता है। उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाती। स्वतंत्र सत्ता अहम भाव पर ही अवस्थित है। इसी अहम भाव में जो मान्यताएं अंकित संचित हो जाती हैं वे ही व्यक्तित्व की विशेषताओं का आधार बनती है। इन विशेषताओं में लिंग निर्धारण भी सम्मिलित है। जीवात्मा पुरुष रूप धारण करेगी या स्त्री रूप, यह इसी अहम भाव की मान्यता पर निर्भर है। उसमें जैसी इच्छा उमड़ेगी, जैसी मान्यताएं जड़ जमा लेंगी, वैसा ही लिंग निर्धारण भी होगा। आधुनिक मनोवैज्ञानिक शब्दावली में अहंकार को अचेतन की अति गहन परत कह सकते हैं। इससे ही ईगो और सुपर ईगो का स्वरूप निर्धारित होता है। ईगो के स्वरूप में रोज रोज आमूलचूल परिवर्तन असंभव है। मान्यताएं, आस्थाएं बहुत गहरी जड़ें जमाए रहा करती हैं। उनमें आए दिन ऐसी फेरबदल नहीं हो सकती कि पूरा ढांचा ही बदल जाए, परंतु जब भी मान्यताएं बदलती हैं तो उनका प्रभाव स्वाभाविक ही बहुत गहरा और दूरगामी होता है। वाल्मीकि अजामिल अम्बपाली ने अपने बारे में मान्यता बदली तो उनका व्यक्तित्व ही बदलता चला गया। जिस स्तर तक मान्यताएं परिवर्तित होती हैं उसी स्तर तक व्यक्तित्व में हेर फेर होता है। लिंग परिवर्तन भी ऐसे ही गहरे हेर फेर से संभव है। जब कोई आत्मा अपने वर्तमान लिंग के प्रति गहराई से असंतुष्ट होती है या जब उसकी मूलभूत प्रवृत्तियों की दिशा ही बदल जाती है तो लिंग परिवर्तन समेत व्यक्तित्व में अनेक परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसे परिवर्तन से इस जन्म की नारी अगले जन्म में पुरुष और इस जीवन का पुरुष अगले जीवन में नारी बन सकता है। कीड़े मकोड़े जिस परिवेश में रहते हैं उसका प्रभाव उनकी त्वचा के रंग ताप पर पड़ता है। हरे पेड़ पर रहने पर हरापन बढ़ जाता है,
काले या भूरे वृक्षों वनस्पतियों के बीच उनकी त्वचा का रंग भी वैसा ही हो जाता है। आत्मा भी मान्यताओं के जिस परिवेश में रहती है उसका उसके नर या नारी होने पर भी प्रभाव पड़ता है। चीते के शरीर पर घास के प्रभाव से पड़ जाने वाली भूरी चितकबरी लकीरों पट्टियों की तरह मान्यताओं और अनुभूतियों का प्रभाव आत्मपटल पर पड़ता ही रहता है। व्यक्तित्व में जो प्रवृत्तियां प्रधान हो जाती हैं, जीवात्मा का वही लिंग बन जाता है। नारी प्रवृत्तियों की प्रधानता से कोई लड़का अगले जन्म में लड़की बन सकता है। पुरुष प्रवृत्तियों का प्राधान्य किसी लड़की के अगले जीवन में लड़का बनने का कारण बन सकता है। यो सामान्य क्रम में भी हर व्यक्ति में दोनों ही लिंगों संबंधी कुछ प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं, किंतु प्रधानता किसी एक की ही रहती है। ऐसे पुरुषों की कमी नहीं जो पूरी तरह पुरुष होते हुए भी करुणा, वात्सल्य, ममता, मातृ हृदय की कोमलता से संपन्न हो। ऐसी नारियां भी कम नहीं जो नारी की समस्त विशेषताओं के साथ आक्रामकता, लड़ाकूपन जैसी पुरुष प्रवृत्तियों से भी भरपूर हो। जब तक ये विशेषताएं सीमित रहती हैं, प्रधानता अपने ही लिंग स्वभाव की बनी रहती है, तब तक तो ये व्यक्तित्व के गुण और क्षमताएं बनी रहती है। जब इनकी असामान्य वृद्धि होने लगती है तब वे चर्चा का विषय बन जाती है। किसी पुरुष में स्त्री सुलभ वृत्तियां अधिक हो जाने पर उसे स्त्रीण कहा जाता है। नारी में पुरुष प्रवृत्ति की प्रधानता दिखने पर इसे मर्दानी कहते हैं। जब बात और आगे बढ़ती है तो दोनों को ही जनका हिजड़ा कहा जाता है। यह मनोवृत्तियों के परिवर्तन का परिणाम है। जब यह परिवर्तन मनोवृत्तियों से भी अधिक गहराई तक में होता है, संस्कार और मान्यताएं उलट पुलट जाती हैं, तब पूरा ढांचा ही बदल जाता है तथा लिंग परिवर्तन हो जाता है। ब्राजीलवासी श्रीमती इडा लॉरेंस 12 बच्चों की मां बन चुकी थी और अब संतान प्रजनन की संभावना क्षीण ही हो गई थी। तभी उन्हें सेयांस में उनकी मृत पुत्री इमिलिया ने संदेश दिया कि मैं पुनः तुम्हारे गर्भ से ही जन्म लेना चाहती हूँ, किंतु इस बार पुत्र रूप में। इस लड़की इमिलिया को जब वह जीवित थी अपने लड़की होने से घोर असंतोष था। उसने विवाह करने से इनकार कर दिया था और लड़की होने की ग्लानि से 20 वर्ष की वय में विष खाकर मर गई थी। अपने संदेश के कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी पूर्व की मां श्रीमती लॉरेंस के गर्भ में प्रवेश किया। यथा समय वह पुत्र रूप में पैदा हुई। माँ बाप ने उसका पोलो नाम रखा। इस लड़के पोलो की अनेक प्रवृत्तियां अब भी इमिलिया जैसी थी। लड़का हो जाने पर भी उसके व्यक्तित्व में अनेक नारी सुलभ विशेषताएं विद्यमान थी, किंतु था वह पूरी तरह लड़का ही। श्रीलंका की एक 2 वर्षीय लड़की ने बताया कि पूर्व जन्म में वह लड़का था। परा मनोवैज्ञानिकों ने उसके बारे में सुना तो संपर्क किया और खोजें की। उसके बताए हुए पूर्व जन्म संबंधी विवरण प्रामाणिक पाए गए। अपने पूर्व जन्म में तिलक रत्न नामक लड़का होने की बात उसने बताई थी। उस लड़के की जो जो प्रवृत्तियां, गतिविधियां बताई, छानबीन होने पर उनकी पुष्टि हो गई। पता यह चला कि तिलक रत्न में नारी सुलभ विशेषताएं उस जीवन में ही विद्यमान थी। विज्ञान का हर विद्यार्थी यह जानता है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर उभय लिंगों का अस्तित्व विद्यमान रहता है। नारी के भीतर एक नर सत्ता भी होती है जिसे एनिमस कहते हैं। इसी प्रकार हर नारी के भीतर नारी की सूक्ष्म सत्ता विद्यमान होती है जिसे एनिमा कहते हैं। प्रजनन अंगों के ग्रहण में विपरीत लिंग का अस्तित्व भी होता है। नारी के स्तन विकसित रहते हैं, परंतु नर में भी उनका अस्तित्व होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के भीतर छिपा यह विपरीत लिंगी व्यक्तित्व प्रबल हो उठता है। ऐसी स्थिति में कुछ शल्य क्रियाएं किए जाने पर परिवर्तित लिंग वाला व्यक्तित्व पूरी तरह उभर आता है। उसमें कोई भी असामान्यता शेष नहीं रहती। स्पष्ट है कि आत्मा न नर है न नारी, यह एक दिव्य सत्ता भर है। समयानुसार, आवश्यकता अनुसार वह तरह तरह के रंग बिरंगे परिधान पहनती बदलती रहती है। इसी को लिंग व्यवस्था समझना चाहिए। सर्दी की ऋतु में गर्म और भारी कपड़े पहनने की आवश्यकता अनुभव होती है और गर्मी में हल्के वस्त्र पहनने या नग्न रहने की इच्छा होती है। नर मादा रूपी 2 आवरण 2 ऋतुओं के लिए हैं। आत्मा की जब ऐसी रुचि होती है तब वह ऐसे वस्त्र पहन लेती है। कभी गर्म भारी, कभी ठंडे छीने, कभी खट्टा स्वाद चखने की इच्छा होती है तो कभी मीठा।
मादा के जीवन का अपना आनंद है और अपना स्तर। उसे देखें, समझें और अनुभव किए बिना आत्मा की तृप्ति नहीं होती। जब स्नेह, वात्सल्य, समर्पण, सेवा की प्रवृत्तियां उभारने की शिक्षा लेनी होती है, तब नारी के शरीर में प्रवेश करके उस तरह का अध्ययन, अनुभव, अभ्यास करना होता है। और जब शौर्य, साहस, पुरुषार्थ, श्रम की कठोरता का शिक्षण आवश्यक होता है, तब उसे नर कलेवर पहनना पड़ता है। मृदुलता और कठोरता के उभय पक्षीय समन्वय से जीवधारी की समग्र शिक्षा हो पाती है। यदि वह एक ही योनि में पड़ा रहे तो उसके आधे ही गुणों का विकास हो पाएगा और उस अपूर्णता के रहते सर्वांगीण पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त न हो सकेगा। अस्तु, भगवान ने यह व्यवस्था बना रखी है कि जीवधारी कभी मादा शरीर में रहा करे, कभी नर में। यह परिवर्तन धूप छांव जैसे उभय पक्षी आनंद की अनुभूति कराता है और जीवन के दोनों पहलुओं से परिचित ही नहीं, अभ्यस्त भी कराता है। यह सोचना भी ठीक नहीं है कि नर जन्म जन्मांतरों तक नर ही रहेगा और नारी को नारी ही रहना पड़ेगा। अभ्यास और रुचि परिपक्व हो जाए तो एक ढर्रा भी कई जन्मों तक चलता रह सकता है, पर यदि तीव्र उत्सुकता, उत्कंठा हो तो वह परिवर्तन अगले ही जन्म में हो सकता है। नर यदि नारी जैसी मनोभूमि और गतिविधियां अपनाकर उस तरह की उत्कंठा तीव्र करे तो अगला जन्म उसे नारी के रूप में भी मिल सकता है। इसी प्रकार नारी के लिए यह सर्वथा संभव है कि वह पुरुषोचित गतिविधियां और मनोवृत्तियां अपनाकर अगला परिवर्तन अपनी अभिलाषा के अनुरूप कर ले। यूं प्रकृति के नियमानुसार बिना किसी प्रयत्न के भी यह परिवर्तन होते रहते हैं। शरीर शास्त्री यह तथ्य भली प्रकार जान गए हैं कि हर जीवधारी में नर और नारी की उभय पक्षीय सत्ता बीज रूप में विद्यमान रहती है। उसका जो पहलू उभरा रहता है उसी को समर्थ एवं सक्रिय रहने का अवसर मिलता है और दूसरा पक्ष प्रसुप्त स्थिति में पड़ा रहता है। यदि उभार दूसरी दिशा में बह निकले तो सुप्त पक्ष जागृत हो सकता है और जागृत को सुषुप्ति में चला जाना पड़ता है। सृष्टि में ऐसे अगणित जीवधारी विद्यमान हैं जिनमें नर और नारी के दोनों पक्ष समान रूप से सक्रिय होते। वे एक ही जीवन में कभी नर और कभी मादा बनते रहते हैं। जब उनका जी आता है अपने संकल्प बल से नर बन जाते हैं और जब उमंग उठती है नारी बन जाते हैं। नारी स्वभाव से भी नहीं, बिना किसी कठिनाई के नारी अंगों का भी विकास अधूरा नहीं होता, वरन इस सीमा का प्रखर होता है कि संतानोत्पादन भी भली प्रकार से हो सके। आज का नर कल नारी बनकर अपने पेट में गर्भ धारण करेगा और परसों बच्चे जनेगा। यह बात विचित्र लगती है पर है सर्वथा सत्य। कितने जीवों में यही प्रवृत्ति है और वे एक ही जीवन में इस प्रकार के उभय पक्षीय आनंद की अनुभूतियां लेते रहते। उनके जीवन समुद्र में कभी नर का ज्वार आता है तो कभी नारी का भाटा। प्रकृति ने उन्हें इच्छानुसार आवरण बदलने की जो सुविधा दी है वैसी ही यदि मनुष्यों को भी मिली होती तो वे भी इस प्रकार का आनंद लाभ करते। इतना ही नहीं, नर और नारी के बीच असमानता की जो खाई बन गई उसके बनने का कोई कारण न रहता। फिर न कोई छोटा समझा जाता न कोई बड़ा। किसी को किसी पर आधिपत्य जमाने की खुराफात भी न सूझती। गोल्ड स्मिथ, रोज, हरिसन आदि प्राणी वेत्ताओं में तितलियों की कलम एक दूसरे को लगाकर उनका लिंग परिवर्तन कृत्रिम रूप से संभव बनाकर दिखाया है। विज्ञानी डब्ल्यू हीरस्म ने मछलियों की कई जातियां उभयलिंगी पाई हैं और कुछ प्रयोगों में छोटे ऑपरेशन करके उन्हें परिवर्तित लिंग का बनाया है। पक्षियों में भी लिंग परिवर्तन के ऑपरेशन बड़ी मात्रा में सफल हुए हैं। कुछ कीड़े होते हैं जो एक ही शरीर में बार बार उभयलिंगी परिवर्तन करते रहते हैं। वे कभी नर बन जाते हैं तो कभी मादा। कीट विज्ञानी प्रोफेसर ऑर्टन ने ऐसे जीवों की खोज की थी जो एक ही जन्म में कभी नर रहते हैं कभी नारी। ओयस्टर ऐसे जंतुओं में अग्रणी है। वे मादा की तरह अंडे देने के बाद 1 मास बाद ही नर बन जाते हैं और उभय पक्षी लिंग में रहने वाली विभिन्नताओं का आनंद लूटते हैं। ऑस्ट्रिना गिवासा स्लग लाइएकस जाति के जलचर भी उभयलिंगी रसास्वादन का क्रम परिवर्तन करते रहते हैं। लिमेस्ट्रिया पतंगा भी इसी स्तर का है। वह कभी नारी होता है तो कभी नर। आयस्टर वर्ग जाति का मोलस्क घोंघा अपना लिंग परिवर्तन करता रहता है। कभी वह मादा होता है तो कभी नर।
40 साल की पूरी आयु यदि वह जी सके तो प्रायः 1 दर्जन बार वह अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है। सृष्टि में ऐसे जीव जंतुओं की संख्या कम नहीं जो उभयलिंगी होते हैं। एक ही शरीर में शुक्र और डिंब उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां होती हैं। जब उनमें प्रौढ़ता आती है तो प्रजनन स्राव अपने आप प्रभावित होते हैं और रक्त संचार के सहारे उनको आत्मरति का आनंद, प्रजनन का लाभ मिल जाता है। ड्रोसोफिला मक्खी, हैरवो, व्रेकन ततैये, सिल्क वर्म मोथ, वैक्स मोथ, जिप्सी मोथ, अलोकेसिस पिस जैसे अनेक पतंगे उभयलिंगी होते हैं। प्रजनन क्रिया के लिए योनि संयोग भी आवश्यक समझा जाता है, पर वनस्पति जगत में ऐसा संयोग बहुत कम, लगभग नहीं ही होते हैं। उनमें भी नर और मादा तो रहते हैं, परंतु नए पेड़ पौधों का विकास उद्भव बीजों से ही होता है। बीज गलकर अंकुर और पत्र पल्लवों के रूप में विकसित होता है और एक से अनेक बनने का क्रम अपनाकर वही पुष्ट पौधा बनकर कितने ही नए बीज हर साल उत्पन्न करता है। यह प्रजनन क्रिया वनस्पति जगत की सर्वविदित परिपाटी है।